हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 1 को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारे द्वारा अपलोड की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको समय समय पर मिलती रहेगी। आओ चलो पढ़ते हैं कक्षा 8 के अध्याय 1 को। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर 1 के नाम के अर्थ को समझते हैं। चैप्टर 1 का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। यहाँ पर 05 वर्जन को दिखाता है। इससे पहले वाले वर्जन हम कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अर्थ को अलग अलग समझते हैं कि डाटा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होती है। इसको समझने के लिए हम उदाहरण को लेते हैं। जैसे राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम श्याम से कहता है कि राम कि श्याम आपकी उम्र कितनी है। श्याम जवाब देता है कि मेरी उम्र 13 साल है। इसको कहते हैं डाटा को इकट्ठा करना। अब राम मन ही मन विचार करता है कि श्याम तो कक्षा 8 में पढ़ता है और इसका रोल नंबर 22 है और अभी इसकी उम्र 13 साल है। इसको कहते हैं डेटा को व्यवस्थित करना। फिर राम श्याम को कहता है कि 2 साल बाद तो श्याम आप 10वीं कक्षा में प्रवेश कर जाओगे। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग करना, यानी जो डेटा इकट्ठा किया हुआ डेटा आपने व्यवस्थित किया और अब उस डेटा को आप मॉडिफाई कर रहे हो या उस डेटा के बेसिस पर कोई नया डेटा बना रहे हो। उसको कहते हैं प्रोसेसिंग करना। आशा करता हूँ सभी बच्चों को चैप्टर 1 का नाम का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम स्प्रेडशीट के बारे में जानेंगे कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होती है। देखिए, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, गूगल शीट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर लिखा हुआ डेटा को स्टोर करना, इसका मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन आप सेल्स के अंदर लिखते हो। स्प्रेडशीट के अंदर जो बॉक्सेज होते हैं उनको सेल्स कहते हैं। कि जो इन्फॉर्मेशन हम सेल्स के अंदर लिखते हो उसको कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर के अंदर कहीं पर आप सुरक्षित स्टोर करते हो। उसको कहते हैं डेटा को स्टोर करना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कक्षा 8 के 45 छात्रों का वार्षिक परसेंटेज दिया हुआ है। तो जब हमको डेटा मिला था तो डेटा कैसे था, अनऑर्गेनाइज। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है डेटा क्या है, 51, 58, 62, 58, 80, 68। तो ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी इसको व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित कैसे किया, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम रोल नंबर है, दूसरा कॉलम परसेंटेज है। यानी मैंने रोल नंबर के अकॉर्डिंग परसेंटेज लिख दी है। अब यह ऑर्गेनाइज डेटा है, इसको समझने में आसानी होती है। इसको जैसे ही मैं देखूंगा मुझे ये समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर यही डेटा और बढ़ जाए, मान लो 45 से 4500 हो गया, 4500 से 45,000 हो गया, वो 45,000 से 4,50,000 हो गया, तो हमें इसको समझने में कठिनाई होगी और गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन निकलता है ग्राफ और चार्ट। ग्राफ और चार्ट क्या है, वो एक डेफिनेशन से देखते हैं। चार्ट डेटा का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जिसमें डेटा को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे बार चार्ट में बार, लाइन चार्ट में लाइनें या पाई चार्ट में स्लाइस। इसका मतलब यह है कि ग्राफ और चार्ट जो डेटा को पिक्चर्स के फॉर्मेट में दर्शाया जाता है। जैसे मान लो चार्ट भी एक पिक्चर है, तो चार्ट में बार चार्ट एक पिक्चर है, तो बार में जो बार्स होते हैं ना उनको कहते हैं हम सिंबल्स। यानी बार चार्ट में बार सिंबल्स है, लाइन चार्ट में लाइनें सिंबल्स हैं। ऐसे अलग अलग चार्ट में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। यहाँ पर ग्राफ और चार्ट को 6 भागों में बांटा गया है कि ग्राफ और चार्ट 6 प्रकार के होते हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट। तो बार चार्ट को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल चार्ट और वर्टिकल बार चार्ट।
इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सब नहीं चार्ट और ग्राफ पर जाने से पहले हम संख्यात्मक डेटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संख्यात्मक डेटा दो प्रकार का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? देखिए, पहला डिफरेंस क्या है, जो डिस्क्रीट होता है उसमें काउंटेबल डेटा होता है, जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 10 12 15। तो ये डेटा कैसा है, काउंटेबल। तो जो कंटिन्यूस डेटा होता है उसमें मेजरेबल डेटा होता है, जिसको हम माप सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की ऊंचाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो डेटा कंटिन्यूस डेटा में आता है। अगला डिफरेंस है, हम डिस्क्रीट में डेसिमल्स को यूज नहीं कर सकते। डेसिमल्स को कैसे यूज करें, क्योंकि तो काउंटेबल डेटा है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल्स को इस्तेमाल नहीं करते। कंटिन्यूस में डेसिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रीट का क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो तो कभी डेसिमल्स में नहीं होगा। और कंटिन्यूस डेटा का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया, किसी बच्चे की ऊंचाई, किसी बच्चे का वेट, किसी बच्चे का टेम्परेचर। तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस डेटा होता है। अब अब डिस्क्रीट डेटा के बेसिस पर किस टाइप के चार्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चार टाइप के चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम, बार, पाई, स्कैटर चार्ट। ये चार प्रकार के चार्ट है जिसको हम डिस्क्रीट डेटा पर बना सकते हैं। कंटिन्यूस डेटा पे किस प्रकार के चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइन और एरिया चार्ट। यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि ये डिस्क्रीट में आता है, कंटिन्यूस में आता है। तो जो पहला पॉइंट है, विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रन रेट, कि 50 मैच में औसत बैटिंग रन रेट क्या है। तो इसमें डेसिमल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, तो इसलिए किस टाइप का डेटा है, कंटिन्यूस। अगला पॉइंट है, 10 मोहल्लों के लिए कुल मकानों की संख्या। देखो, यहाँ पर कुल मकानों की संख्या पूछा है, तो मकान तो पूरे ही काउंट हो गए ना, 1 2 3। तो किस टाइप का डेटा बन जाएगा, काउंटेबल डेटा है, तो किस टाइप का डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है। अगला पॉइंट है, 2017 में 12 महीनों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। यहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है, तो टेम्परेचर अपना कंटिन्यूस डेटा में आता है। अगला पॉइंट है, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में जून जुलाई अगस्त सितंबर में औसत बारिश। तो यहाँ पर एवरेज यूज हुआ है, तो उसमें डेसिमल्स आने के चांसेस तो होते हैं, डेसिमल्स आते ही एवरेज में मोस्टली। तो किस टाइप का डेटा बनता है, कंटिन्यूस। आशा करता हूँ सभी को अब ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कोई परेशानी नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा, हो गया कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जब आगे बढ़ते हैं, अब हम चार्ट के बारे में डिटेल में बढ़ते हैं। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इससे पहले मैंने बताया, चार्ट 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला चार्ट होता है उसका नाम होता है बार चार्ट। तो एक बार चार्ट एक ग्राफ है, जो ग्राफ के तल पर प्रदर्शित बार के लिए अक्ष मूल्यों के साथ 36 बार दिखाता है। यानी जो बार चार्ट होता है ना, इसमें बार्स आपको वर्टिकली दिखाई दिखाई दे रहे होंगे, हॉरिजॉन्टली, मतलब लेटे हुए, ठीक है ना, जैसे एक इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। अब अगला चार्ट है कॉलम चार्ट। इसमें जो बार्स होते हैं हॉरिजॉन्टल शो होते हैं। कि एक कॉलम चार्ट एक ग्राफ होता है जो बार बाई और प्रदर्शित बार के लिए अक्ष मानों के साथ ऊर्ध्वाधर बार दिखाता है। इससे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें इस एग्जांपल में एक्स एक्सिस में दिया हुआ कि डॉल्फिन्स और वेल्स का क्या पॉपुलेशन है, ईयर वाइज क्या पॉपुलेशन है। जैसे 2017 में जो डॉल्फिन्स थी वो 145 या मतलब 150 दिया दिखाया हुआ है, और 2017 में तो
वेल्स थी, उनकी संख्या 80 है। तो इस टाइप का चार्ट कॉलम चार्ट होता है जिसमें बार्स हमें हॉरिजॉन्टली दिखाई देते हैं। अगला चार्ट है पाई चार्ट। एक पाई चार्ट एक प्रकार का ग्राफ है जो एक गोल ग्राफ में डेटा प्रदर्शित करता है। तो पाई चार्ट एक प्रकार का ग्राफ है जो सर्कुलर, बिल्कुल गोल में डेटा स्लाइसिस में कटा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है कि आ, एक पाई चार्ट बना हुआ है विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, बियर, फिर डॉल्फिन्स और वेल्स। यानी बियर्स की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कितनी है, ईयर वाइज है, यहाँ पे 2017 का डेटा बस। डॉल्फिन्स की कितनी पॉपुलेशन है, वेल्स की कितनी है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 2017 में डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और बियर की पॉपुलेशन सबसे कम है। अगला चार्ट होता है लाइन चार्ट। यहाँ पर ग्राफ लाइंस में खिंचा हुआ होता है, यानी जो सिंबल्स यूज होते हैं वो लाइन सिंबल यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उसी टाइप का एग्जांपल है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कितनी है ईयर वाइज। तो आप देख पा रहे होंगे 2017 में बियर्स की पॉपुलेशन सबसे कम है, फिर डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वेल्स की मिड में आती है। ऐसे लाइन वाइज हमने इनकी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन दिखाई हुई है। अब अगला चार्ट आता है एरिया चार्ट। एक एरिया चार्ट लाइनों के नीचे रंगों से भरे क्षेत्रों के साथ एक लाइन चार्ट है। यानी जितनी भी लाइंस बनती है तो वन लाइन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आती है, उसके बीच का जो एरिया होता है वो एरिया चार्ट में काउंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, वही एग्जांपल है कि आपको वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बतानी है बियर्स की, डॉल्फिन्स की और वेल्स की। आप देख पा रहे होंगे कि 2017 में बियर्स की पॉपुलेशन सबसे कम है और डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन 150 है। तो 0 to 150, तो ये जो दो लाइनों के बीच का स्पेस है ना, ये एरिया में शेडेड हो गया, एरिया में, इसको कहते हैं एरिया चार्ट। अगला चार्ट का नाम है स्कैटर चार्ट। इसमें स्कैटर प्लॉट के अकॉर्डिंग डॉट डॉट ड्रॉ कर दिए जाते हैं। ये भी एक्स वाई ग्राफ चार्ट की तरह ही है। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डॉट पुट कर देते हो, रख देते हो। तो ये सब था कि कितने टाइप के चार्ट होते हैं और वो चार्ट दिखते कैसे हैं। अब आगे हम एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट दिखता कैसे है और चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। कि डेटा तो हमारे पास नहीं है, डेटा के बेसिस पर चार्ट बन चुके हैं, अब हमको चार्ट को एनालाइज करना है। देखिए, एक एक्टिविटी से आप सबको समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी है, आइए, एक लिंक दिया हुआ है। आइए कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया के सौजन्य से लिए गए ग्राफ को ध्यान से देखकर इसका विश्लेषण करें। विश्लेषण करना मतलब उसका एनालिसिस करना। तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है जिसमें ये बार्स है, ओरिजेंटल बार्स दिखाए हुए हैं। दो बार है, एक बार येलो कलर में है, दूसरा ये कौन सा कलर, रेड कलर में है। तो येलो कलर 2006 की पॉपुलेशन दिखाता है और जो रेड कलर है वो 2010 की पॉपुलेशन दिखा रहा है। किनकी पॉपुलेशन है, टाइगर्स की पॉपुलेशन है। और जो एक्स एक्सिस पे जो दिया हुआ है वो कि ये पॉपुलेशन, ये बाघ जहाँ पे रखे जाते हैं उनके नाम है। जैसे शिवालिक गैंगटिक प्लेन्स है, वेस्टर्न घाट्स है, सुंदरबंस है। लेकिन अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है चार्ट के प्रकार जो कि पूर्व सेक्शन में समझाया गया है। हाँ, अभी हमने जैसे बात की थी कितने प्रकार के चार्ट होते हैं।
उसका अध्ययन कर इस ग्राफ का प्रकार पहचाने। अभी हमने पढ़ा ना, अब हमको पहचाना कि किस टाइप का ग्राफ है। तो किस टाइप का ग्राफ है? कॉलम चार्ट है। किस टाइप का ग्राफ है? कॉलम चार्ट या कॉलम ग्राफ है, जो कि इसमें जो बार्स है वो हॉरिजॉन्टली खींचे हुए हैं। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह ग्राफ क्या दर्शाता है? मतलब इस ग्राफ को देखने पर आपको क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? यह ग्राफ बाघ की जनसंख्या दर्शाता है। देखिए, अलग अलग, जैसे सुंदरबन में बाघों की संख्या कितनी है, यानी 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी, 2010 में बाघों की संख्या कितनी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि बाघों की संख्या। अगला प्रश्न है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखो बच्चों, दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड रहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। तो यह क्वेश्चन क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखिए, यहाँ पर जितने भी घाट्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया, सुंदरबन हो गया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स हो गया, तो जितने भी प्लेसेस हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं है, यानी बाघों की संख्या पर ये डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो इस ग्राफ में वाई एक्सिस की रेखा अलग से नहीं बनाई गई है। देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पर बार्स के ऊपर ही लिख दिया, यहाँ पे अलग से वाई एक्सिस की लाइन नहीं बनाई, पर बार पर लिखी वैल्यू का निरीक्षण कर यह समझ में आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल बार की गिनती है ना। आप सबको भी जैसे समझ में आ रहा होगा कि जो बार्स के ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है? संख्या, बाघों की संख्या। जो येलो कलर के ऊपर लिखा हुआ है वो है 2006 में बाघों की संख्या, और जो रेड कलर के ऊपर, रेड कलर का जो बार है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो है 2010 में बाघों की संख्या। तो ये क्या है? दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल किस पे डिपेंड है? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ये वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स एक्सिस पर प्रत्येक रीजन के दो अलग रंगों के बार क्या दर्शाते हैं? यानी एक्स एक्सिस पर दो अलग अलग रंगों के बार क्या दर्शाते हैं? जैसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर 2006 जो येलो कलर में दिखाया हुआ है कि 2006 में बाघों की संख्या पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी थी, और 2010 में जो लाल रंग का जो बार है, 2010 में बाघों की संख्या पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी थी, यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2010 में किन जगहों पर बाघ की संख्या बढ़ी है? देखो यहाँ पर देखिए, 2010 में किन जगहों पर बाघ की संख्या बढ़ी है। देखिए 2010 में आप शिवालिक गैंगटिक प्लेन्स में भी देखोगे ना, वहाँ भी पहले 2006 में 297 बाघ थे, टाइगर्स थे, वो बढ़कर 353 हो गए 2010 में। ऐसे सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में सेम है। वेस्टर्न घाट्स में पहले 412 थे 2006 में, 2010 में हो गए 534। और जैसे देखिए, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, यहाँ पे देखिए 2006 में बाघों की संख्या थी 100, और 2010 में कितनी होगी? 148। तो यहाँ भी बाघों की संख्या बढ़ी है। सुंदरबंस में 2006 का डेटा नहीं है, यहाँ पर हो सकता है 2006 का डेटा नहीं है, तो 2006 में बाघों की संख्या सुंदरबन में 0 थी, जो कि 2010 में होगी 70। और ओवरऑल देखा जाए तो बाघों की संख्या 1706
2010 में हो चुकी थी और 2006 में थी 1411। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। 2010 में बाघ की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 2010 में हम टोटल देखते हैं। तो पहले 2006 में 1411 है, 2010 में 1706। तो 1706 में से आप घटा दीजिए 1411, कितना आएगा? 295। यानी 2010 तक कितने बाघों की संख्या में वृद्धि हो गई? 295 बाघ बढ़ गए। अभी अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। या सभी बच्चों, आप सबको अपने आप ही करना था, पर मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसका आंसर लिख दिया है। देखिए, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ लिया हुआ है indiaspend.com से। अब इस ग्राफ को समझते हैं। देखो, इस ग्राफ में भी जो बार्स है हॉरिजॉन्टली दिखाए हुए हैं। यहाँ पर जो बार्स है 3 बार यूज हुए हैं। पर्टिकुलर ईयर के लिए कितने बार यूज हुए? 3। तो कलर वाइज देखते हैं। पहला बार है ऑरेंज कलर में जो दे रखा है फूड ग्रेन्स, जो ग्रीन कलर में ऑयल सीड्स, और जो लास्ट वन है वह कॉटन। तो इनकी पैदावार पर हेक्टेयर पर्टिकुलर ईयर में कितनी थी? इस ग्राफ से हम ये ग्राफ देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है। तो अब इसी क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल में पता लगेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का ग्राफ है? देखो, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में ही मैंने बताया था, जो बार्स है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो रखे हैं। तो यह किस प्रकार का ग्राफ हुआ? कॉलम चार्ट या ग्राफ। किस प्रकार का ग्राफ है? कॉलम ग्राफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह ग्राफ क्या दर्शाता है? देखो, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है? तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ है ना, ये फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, कॉटन की कितनी पैदावार हुई है, कि 1980-81 में कितनी पैदावार हुई है, 1990-91 में कितनी हुई है। तो पर्टिकुलर ईयर में कितनी कितनी पैदावार हुई है, ये हमको इस ग्राफ को देखने के बाद समझ में आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, डिपेंडेंट वेरिएबल को पहचाने। देखो, मैंने इससे पहले जो मैंने बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यानी किलोग्राम और हेक्टेयर्स का जो डेटा है, वो किस पर डिपेंड है? ईयर पर डिपेंड है। तो किलोग्राम और हेक्टेयर्स, ये जो पैदावार है, ईल्ड्स पर हेक्टेयर्स, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, वह क्या दर्शाती है? तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पर दिखा रही है कि अलग अलग ईयर्स दिखा रही है एक्स एक्सिस में। जैसे जो पहला है वो 1980-81 में फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और कॉटन्स पर हेक्टेयर कितनी पैदावार थी। ऐसे ही 1990-91 में फूड ग्रेन्स की क्या पैदावार थी। तो ये अलग अलग ईयर्स दिखाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स का उत्पादन किस साल में हुआ? गणना लिखिए। सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न का उत्पादन किस साल में हुआ? तो खाद्यान्न कैसे कलर में? ऑरेंज कलर में है। तो ऑरेंज कलर में जितना बड़ी लाइन होगी ना, वो सबसे ज़्यादा पैदावार है। तो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि 2013-14 में जो पर हेक्टेयर पैदावार है वो है 2101। यानी ऑरेंज कलर में सबसे ज़्यादा, हर साल में अगर कंपेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा कितनी है? 2101। तो यह इसका आंसर क्या है? 2101। 2013-14 में फूड ग्रेन्स की 2101 पर हेक्टेयर पैदावार थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे कम कॉटन का उत्पादन किस साल में हुआ? देखो, अब हम कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन का उत्पादन सबसे कम किस साल में हुआ? तो इसका मतलब है
कि जो कॉटन का जो बार है वो सबसे छोटा होगा, जहाँ पर वही सबसे कम उत्पादन है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, 1980-81 में जो कॉटन का दे रहे हैं 152 दे रखा है कि 152 पर हेक्टेयर ही पैदावार थी। तो सबसे कम पैदावार कॉटन की 1980-81 में थी। तो आज हमने सीखा कि डेटा को कैसे लिखते हैं। अगर डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्राफ और चार्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्राफ और चार्ट हमें डेटा पे बन चुके हैं। अब बने हुए ग्राफ को आप कैसे स्टडी करते हो, कैसे एनालिसिस करते हो। आज के लिए इतना ही। आगे का जो पार्ट है पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।